जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं एसी सर्किट के क्लास नंबर 4 में। ये जो चैप्टर है ना, ये मैं 5 लेक्चर में आपका पूरा खत्म करा दूंगा और उसके बाद मैं करीब 30 क्वेश्चन के इसके एमसीक्यूज भी कराऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। इसी से थ्योरी से ही आपको इतने सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे ना कि आप बोलेंगे सर हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनना है। ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम के चैप्टर में हमने आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू को बहुत ही अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ा था और साथ में मैंने एक चार्ट भी आपको दिया था, बोला था इसको याद करके रखिएगा। ठीक है ना। उसी चार्ट से रिलेटेड है फॉर्म फैक्टर। आप बोलेंगे फॉर्म फैक्टर का परिभाषा क्या होगा? तो अगर कोई भी राशि है ना, जैसे राशि में वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, फ्लक्स हो सकता है, तो जैसे मैं बोला वोल्टेज का आरएमएस मान बटे वोल्टेज का औसत मान ही फॉर्म फैक्टर कहलाता है। इसको हिंदी में बोला जाता है रूप गुणांक, हिंदी में बोला जाता है। अगर फुल वेव के लिए मेरे को बताना है ना, तो फुल वेव के लिए जो रूप गुणांक होगा, जो फॉर्म फैक्टर होगा, वो वोल्टेज का आरएमएस मान वी आरएमएस बटे वोल्टेज का औसत मान वी औसत। ठीक है। अगर धारा रहता तो धारा लेता। आरएमएस मान होता है हमेशा Vm बटे √2, याद रखना है बेटा। और औसत मान होता है फुल वेव का 2Vm बटे पाई। जब आप इसको हल करेंगे तो Vm बटे √2 और गुणा करूंगा तो ये नीचे वाला चीजें बदल जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 2Vm। Vm से Vm कट गया तो आपका बचा पाई डिवाइडेड बाई 2√2 और यही और कुछ नहीं बेटा 1.11 होता है। तो फुल वेव का फॉर्म फैक्टर जो होगा हमेशा 1.11 होगा। आप देखेंगे मैंने ये आपको कराया भी था, मैंने आपको कहा था कि इसको याद रखिएगा। देख पा रहे हैं ये वाला कि फुल वेव का, अगर फुल वेव बोला जाए या साइनोसॉइडल बोला जाए तो फॉर्म फैक्टर कितना आ रहा है बेटा, ये आप देखेंगे 1.11। ये दिख रहा है ना आपको, यही पाई डिवाइडेड बाई 2√2 होता है। ठीक है ना। ये अगर हाफ वेव का देखा जाए कि हाफ वेव का क्या होगा, तो हाफ वेव के लिए आपको पता है कि फॉर्म फैक्टर जो होगा ये कैसा होगा, वी आरएमएस डिवाइडेड बाई वी एवरेज। वी आरएमएस हाफ वेव के लिए होता है Vm डिवाइडेड बाई 2 और वी एवरेज होता है Vm डिवाइडेड बाई पाई। तो ये बनेगा Vm डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई बाई Vm। Vm से Vm कट गया, ये आया पाई बाई 2, या फिर यही होता है 3.14 डिवाइडेड बाई 2। आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 एक कम 2, फिर 1 बचा, 2 पंचे 10, 1.57 आपका आंसर आएगा हाफ वेव के लिए। क्या ये मेरा आ रहा है क्या, देखते हैं। हाफ वेव के लिए ये कितना है, पाई बाई 2 आप देख सकते हैं, इसी की वैल्यू होती है 1.57। जितना आप ये चार्ट याद कर लेंगे ना, उतना आपके लिए बेहतरीन होगा क्वेश्चन बनाने के लिए। क्लियर हो रहा है? चलिए, ये फुल वेव और हाफ वेव के लिए क्या आपको समझ आया क्या? अगर ये समझ आ रहा है तो मतलब आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा बेटा, अगर ये आपको पूरा का पूरा समझ आ रहा है तो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, पीक फैक्टर अगला है, इसको बोलते हैं अधिकतम गुणांक। ठीक है ना। तो ये पीक फैक्टर को एक और नाम से जाना जाता है बेटा, आप देखेंगे ना, इसी को मैं बोलता हूं क्रेस्ट फैक्टर भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, क्रेस्ट फैक्टर, इसी वैल्यू को क्रेस्ट फैक्टर भी कहा जाता है। तो अगर आप देखेंगे ना, इसका डेफिनेशन क्या होगा, किसी भी राशि जैसे वोल्टेज हो गया, धारा हो गया, फ्लक्स हो गया, उसका अधिकतम मान बटे आरएमएस मान, तो यही इसी का अनुपात कहलाता है अधिकतम गुणांक। आप बोलेंगे फुल वेव का बता के बताओ तो फुल वेव का पीक फैक्टर जो होता है, ये पीएफ लिखा हूं, पावर फैक्टर नहीं है, पीक फैक्टर है। ठीक है ना। तो ये हमेशा होगा, जैसे मैं वोल्टेज का बोल रहा हूं तो वोल्टेज का अधिकतम मान बटे वोल्टेज का आरएमएस मान। आप देखेंगे तो Vm ही रहेगा, बटे आरएमएस मान होता है Vm बटे √2। तो यहाँ से ये Vm से Vm कट जाएगा और √2 ऊपर चल जाएगा, तो √2 बोलो चाहे 1.414 बोलो, कोई सा भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है कि फुल वेव का जो रूप गुणांक अधिकतम गुणांक होता है वो कितना होता है, तो √2। अगर यही हाफ वेव रहता है ना बेटा, हाफ वेव के लिए
अर्ध तरंग के लिए तो मेरा फॉर्मूला आता पीक फैक्टर इक्वल टू, ये आता Vm मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई RMS मान होता है Vm/2। हाफ के लिए तो यही होता है, फुल के लिए डिवाइडेड बाई √2 होगा, हाफ के लिए ये होता है। तो Vm से Vm कट गया तो पीक फैक्टर आता है 2। अर्ध तरंग का अधिकतम गुणांक ना ज्यादा होता है फुल वेव से, क्लियर है ना। आप देखेंगे अगर इसको चेक करना भी होगा तो हम इसको चेक कर लेते हैं बेटा वही चार्ट से कि क्या हमने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। ठीक है, वो चार्ट मैं आपके लिए लगा देता हूं फिर से। ये चार्ट जितना आपको अच्छे से याद हो जाएगा ना बेटा उतना अच्छा है। देख लीजिए ये वाला, जैसे मैं बोला फुल वेव के लिए पीक फैक्टर, फुल वेव मतलब ये जो साइनोसॉइडल वेव है ना, इसी को मैं एक टाइम से बोल रहा हूं फुल वेव, यही है मेरा फुल वेव। ठीक है, तो ये क्या है, साइनोसॉइडल वेव हो चाहे फुल वेव हो सबका सेम होता है। तो फुल वेव के लिए जो पीक फैक्टर है कितना है, तो आप देखेंगे अभी √2, और हाफ वेव के लिए जो पीक फैक्टर है कितना है 2। ये आपको दिख रहा है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब यही चार्ट है ना जो हम लोग बनाए हैं, यही चार्ट है। इसी चार्ट से ना कुछ वो क्वेश्चन ना जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है और स्टेटमेंट वाइज, जैसे मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे पहला नंबर फर्स्ट, आप देखेंगे ना इस पूरे डायग्राम में, अगर मैं आपको बोलूं कि साइनोसॉइडल ये जो ज्यावक्र है और फुल वेव है, इन सभी का मानना बराबर होता है। सही बात है कि ये जो ज्यावक्र है, ज्यावक्र मतलब साइनोसॉइडल तथा फुल वेव के सारे मान समान होते हैं। ठीक है ना, ये समझ आए, इसमें किसी को डाउट है क्या। दूसरा नंबर, इन सारे तरंगों में ना, इन सारे तरंगों में अगर मैं बोलूंगा तो स्क्वायर वेव वर्गाकार तरंग जो है ना, वर्गाकार तरंग का जो ये वाला मान है बेटा, औसत मान आप देख पा रहे हैं, वर्गाकार का जो औसत मान है, ठीक है ना, का औसत मान सर्वाधिक होता है। सही बात है, मैक्सिमम दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं कि ये है भाई मेरा वर्गाकार मान, और इसमें अगर आप एवरेज मान देखेंगे ना तो ये सब 1 पॉइंट, ये अगर देखा जाए तो 2m/π है ना, नहीं ये तो ठीक है। इसमें आप देखेंगे इसका गुणांक 1 है, इसका 1/2 है, इसका 1/π है, इसका 2/π है। तो ये सब क्या हो रहा है, पूरा का पूरा इसमें सबसे मैक्सिमम यही दिख रहा है स्क्वायर वेव का। तीसरा नंबर, आप ध्यान से देखेंगे इस जगह पर स्क्वायर वेव ही है जिसका RMS मान भी सबसे ज्यादा है ना, वर्गाकार तरंग ही है जिसका RMS मान भी सबसे ज्यादा है। तो औसत मान तथा यहां पर एक और वर्ड लिख सकते हैं RMS मान, RMS मान सर्वाधिक होता है। ये आपको समझ आया ना। ठीक, तीसरा नंबर आप देखेंगे यहाँ पे ना ट्रायंगुलर वाला, ये देखिए त्रिभुजाकार, ठीक है ना। तो मैं बोला त्रिभुजाकार तरंग का, ठीक है। आप ध्यान से देखिए जो मैं बोलना चाह रहा हूं, त्रिभुजाकार तरंग का जो औसत मान होता है ना, इसके वर्गाकार तरंग का आधा होता है। त्रिभुजाकार तरंग का औसत मान वर्गाकार तरंग का आधा होता है। आप देख पा रहे हैं बेटा, त्रिभुजाकार का AM/2 है और स्क्वायर का AM है, तो AM का ये क्या है, आधा है। ठीक है ना, ये समझ आया क्या आपको।
अगर इतना समझ आ रहा है मतलब आप आराम से बना सकते हैं। आप इसी में देखिएगा आरएमएस मान को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये होता है 0.707 AM, ये होगा 0.577 AM और ये है 0.5, ठीक है ना, ये AM होगा। क्लियर है? तो जब मैं इसको बनाऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा भाई स्क्वायर वेव का आरएमएस मान तो पहले ही बता दिया सबसे ज्यादा होता है। इनमें से मैं पूरा ये चारों में से किसका आरएमएस मान सबसे कम दिख रहा है बेटा आपको, सबसे कम किसका आरएमएस मान सबसे कम दिख रहा है? तो आप बोलेंगे सर हाफ वेव अर्ध तरंग का जो आरएमएस मान है ना वो सबसे कम दिख रहा है, 0.5 है। तो आप बोलेंगे चौथा नंबर अर्ध तरंग का आरएमएस मान सबसे कम होता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में कभी हार्ड नहीं पूछेगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं अगर आपने ये चार्ट अच्छे से पढ़ लिया ना तो आप आराम से बना देंगे। मैं आपको इसी चार्ट से बोलूंगा ऐसा कौन सा तरंग है जिसका रूप गुणांक फॉर्म फैक्टर सबसे ज्यादा है। तो आप बोलेंगे फॉर्म फैक्टर, अच्छा देख लेते हैं ना भाई। साइनोसॉइडल का फॉर्म फैक्टर 1.1 है, स्क्वायर वेव का 1 है, ट्रायंगुलर वेव का 2/√3 है और हाफ वेव का π/2 है। आप इसको सॉल्व करिएगा और मेरे को बताइएगा सबसे ज्यादा किसका है। आप ये 2/√3 को कैसे हल करेंगे? मैंने आपको बताया था कि 1/√3 का मान होता है 0.577। इस 0.577 को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 सत्ते 14, 1 2 सत्ते 14, 15, 1 2 5 10 और 1 11, 3 अंक के बाद दशमलव 1.1154, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मेरे को आप बता सकते हैं किसका होगा, आराम से इसको बताइएगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में दीजिएगा इसको अच्छे से। क्लियर है? तो ये हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। अब नेक्स्ट जो हमारा चालू होगा वो है, आपको पता है रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस प्रतिरोध किसे कहा जाता है? तो आप बोलेंगे यस सर, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं बेटा, ठीक है ना, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं एक एक वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, बहुत सारे चीजों को मैं बोल दे रहा हूँ तो आप उसको नोट डाउन करिएगा। जो भी ऐसा अवयव जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसे क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे रेजिस्टेंस जो होता है ना R = होता है V/I, और यहाँ पर ये जो V/I होता है ना इसका अनुपात हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, नियत होता है हमेशा, क्योंकि ओम के नियम से वोल्टेज समानुपाती होता है I के, ठीक है। जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही धारा भी बढ़ेगी, जितना धारा बढ़ेगा उतना ही वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। और इसका अगर मैं यूनिट देखूं ना, यूनिट, तो इसका यूनिट होता है ओम, यही होता है ओम, या फिर ये वोल्ट पर एम्पियर, ये भी इसका यूनिट होता है। तो घबराने वाला बात नहीं है, वोल्ट पर एम्पियर भी रेजिस्टेंस का ही यूनिट है, ठीक है। दूसरा नंबर है, आपने सुना होगा बेटा रिएक्टेंस। रिएक्टेंस इसको बोलते हैं प्रतिघात, ठीक है ना, आपने सुना होगा रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस क्या होता है? किसी भी ऊर्जा संग्रहण वाले अवयव जो अचानक से धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करें। आप बोलेंगे सर ये क्या लिख रहे हैं सर, बताता हूं अभी। किसी भी ऊर्जा संग्रहण वाले, ऊर्जा संग्रहण जो भी एनर्जी को स्टोर करने वाले डिवाइस होते हैं, कौन कौन से एनर्जी को स्टोर करते हैं? तो आप बोलेंगे सर प्रेरक भी होता है जिसको हम लोग इंडक्टर भी बोलते हैं,
और कैपेसिटर भी होता है, इंडक्टर भी बोलते हैं, और एक कैपेसिटर भी होता है जो ऊर्जा को स्टोर करता है, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं संधारित्र। समझ आ रहा है? तो जो प्रेरक होता है ना, ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय रूप में ऊर्जा को स्टोर करता है। लेकिन जो संधारित्र होता है ना बेटा, ये किसी भी ऊर्जा को ना विद्युत स्थितिकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप में स्टोर करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म। इस रूप में ये दोनों स्टोर करते हैं। तो किसी भी ऊर्जा संग्रहण वाले अवयव जो अचानक से धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करें, अचानक से सडन चेंज हो गया, कभी करंट बढ़ गया, कभी कम हो गया, कभी बहुत कम हो गया, कभी बहुत बढ़ गया, इसको बोलते हैं अचानक से परिवर्तन होने वाला। तो अचानक से परिवर्तन हो रहा है ना, तो प्रेरक के लिए जो प्रतिघात आएगा ना, उसे कहा जाएगा प्रेरकीय प्रतिघात। इसे कहा जाता है प्रेरकीय प्रतिघात। क्लियर है? और जो संधारित्र के लिए प्रतिघात होगा ना, जो रिएक्टेंस होगा, उसे कहा जाएगा संधारित्र का प्रतिघात। इससे बोलते हैं संधारित्र प्रतिघात। ये कहलाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। अगर मैं इसका यूनिट का बात करूं ना, तो इसका यूनिट, रिएक्टेंस का यूनिट ही होगा, ये होगा ओम। इसका भी यूनिट ओम होता है, ठीक है ना, या फिर यही ओम बोल दिए सकते हैं। क्लियर हो रहा है? इसका भी यूनिट ओम ही होगा, तो कोई नया चीज नहीं है ना, ये इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं, यूनिट इसका ओम है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, प्रतिबाधा, जिसे कहा जाता है इम्पीडेंस। ठीक है ना, तो इम्पीडेंस किसको बोलते हैं? इम्पीडेंस ना, ये प्रतिरोध, इम्पीडेंस जो होता है ना, ये प्रतिरोध तथा प्रतिघात का सदिश योग होता है। अभी सब समझाऊंगा। इसे जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियर हो रहा है? अगर मैं आपको बोलूं ना, तो Z बराबर होगा R प्लस जे एक्स। ये हमेशा होता है इम्पीडेंस बराबर R प्लस जे एक्स। जहां ये R होता है ना, ये हमेशा एक्टिव को दिखाता है, एक्टिव। और ये जो X होता है ना, ये हमेशा दिखाता है रिएक्टिव को। ठीक है ना, R प्लस जे ये एक्टिव एलिमेंट होता है और ये रिएक्टिव एलिमेंट होता है। अगर सर्किट में L लगा है ना, जो क्या बोलते हैं, अगर किसी सर्किट में L लगा है या प्रेरक लगा है, तो यहां पर XL हो जाएगा। अगर किसी सर्किट में C लगा है ना, तो XC हो जाएगा। और मान लीजिए दोनों लगा है, तो दोनों लगा है तो XL माइनस XC हो सकता है, या फिर XC माइनस XL, जिसको हम आने वाले क्लास में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। क्लियर है? मैं अभी आपको एक पूरा सार बता दे रहा हूँ बेटा। जब मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा ना और क्वेश्चन कराऊंगा, आप बोलेंगे सर इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है। क्लियर है? जितना भी चीजें आपको करा रहा हूं बहुत अच्छे से देखिएगा। ये ऐसे हो गया रिएक्टिव। एक्टिव को बोलते हैं सक्रिय और रिएक्टिव को बोलते हैं निष्क्रिय। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। अगर मैं मॉड निकालू ना जेड का, तो मॉड जेड, जो जेड का परिमाण होता है, वो निकलेगा हमेशा आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये डब्बे में बन। ठीक है ना, और अगर इसका मैं यूनिट का बात करूं, तो इसका भी जो यूनिट होगा ना, वो हमेशा होता है ओम। ये ठीक है, तो चाहे प्रतिरोध हो, चाहे प्रेरक हो, मतलब प्रतिघात हो या प्रतिबाधा है, सभी का यूनिट क्या होता है? ओम 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 ही चलता है। कोई मिल गया का याद है? ओम 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 ओम, ऐसा होता था ना, वही ओम का याद रखिएगा। क्लियर है?
चले नेक्स्ट, कंडक्टेंस। ठीक है, इसे कहा जाता है चालकता। तो सबसे पहला नंबर आपको यहीं पे मैं शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूं कि रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है बेटा, रेजिस्टेंस का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है कंडक्टेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी इसे कहा जाता है प्रतिरोधकता। दोनों भाषा में लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। रजिस्टिविटी का जो व्युत्क्रम होता है ना वो होता है कंडक्टिविटी। ठीक है, इसे भी एक प्रकार का चालकता ही बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे है ना, तो जैसे प्रतिरोध है वैसी ये चालकता है, इसे भी चालकता ही बोलते हैं, ऊपर वाले को भी चालकता बोलते हैं। रजिस्टिविटी गुण होता है, कंडक्टिविटी गुण होता है, चालकता गुण होता है। ठीक है ना, चालक का गुण होता है चालकता। क्लियर है? उसके बाद है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस ये है प्रतिघात। तो प्रतिघात का मतलब x का जो यूनिट होता है ये R है, और कंडक्टेंस को G से दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा। रजिस्टिविटी को रो से दर्शाते हैं और कंडक्टिविटी को सिग्मा से दर्शाते हैं। ऐसी प्रतिघात है x, तो x का उल्टा होता है ससेप्टेंस। इसको बोलते हैं अनुकार्यता। ठीक है ना, ससेप्टेंस ये उल्टा होता है। ठीक है ना, ये ससेप्टेंस को हम लोग बी से दर्शाते हैं। क्लियर है? तो x का उल्टा होता है बी। बात समझ आए? फिर उसके बाद है इंपीडेंस। इंपीडेंस ये होता है प्रतिबाधा। ये है Z, तो Z का जो उल्टा होता है ना इसे कहा जाता है एडमिटेंस। ठीक है ना, प्रतिबाधा का इसको हिंदी में एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसको Y से दर्शाते हैं। ठीक है ना, ये प्रतिबाधा है, ये एडमिटेंस है Y से। ये सब एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, और इससे ना एक क्वेश्चन आपको हर बार किसी ना किसी एग्जाम में देखने मिलेगा। हर बार ये पूछता है कि ये इसका क्या कहलाता है, ये व्युत्क्रम क्या कहलाएगा। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है? मैं इसको आपको शॉर्ट्स में भी दे दूंगा ताकि आपके लिए ये एक एग्जाम जैसा हो जाए। क्लियर है ना? तो अगर मैं कंडक्टेंस बोला तो आप बता सकते हैं भाई कंडक्टेंस क्या होता है। तो कंडक्टेंस होता है जो प्रतिरोध का उल्टा हो, प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही कंडक्टेंस कहलाता है। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, व्युत्क्रम ही कंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है ना, ये ऐसे अगर मैं बोलूं ना, इसे G के द्वारा दर्शाया जाता है, G के द्वारा दर्शाया जाता है। इसको लिखे तो G इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/r। और अगर मैं इसके यूनिट का बात करूं ना बेटा, इसका यूनिट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होता है। G इक्वल टू 1/r का यूनिट होता है ओम, तो 1/ओम, या फिर ओम इनवर्स, या इसी को मैं बोलता हूं मो। ऐसे बनता है बेटा मो, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है ना, और इसी को ना मैं एक और नाम से जानता हूं, इसी को मैं बोलूंगा बेटा सीमेंस। ध्यान रखिएगा, कंडक्टेंस का एक और मात्रक होता है सीमेंस। क्लियर है? एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा बढ़िया से। तो अगर कंडक्टेंस का सब सीमेंस है ना, ये मो है, तो बाकी सब का ये जो ससेप्टेंस है, एडमिटेंस है, क्योंकि ये भी ओम होता है, ये भी ओम होता है, ये भी ओम होता है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बदल जाता है ना ये सब में। ये भी हमारे पास कंडक्टेंस का भी यूनिट क्या होगा, सीमेंस होगा। ध्यान रखिएगा ना, इसका भी यूनिट सीमेंस, इसका भी यूनिट सीमेंस, और इसका भी यूनिट सीमेंस।
लेकिन जैसे ही रजिस्टिविटी का बात आता है ना बेटा, सारा चीज चेंज हो जाता है, क्योंकि रजिस्टिविटी जो होता है ना, रजिस्टिविटी आर इक्वल टू सुना है बेटा रो एल डिवाइडेड बाई ए, पहले चैप्टर में विद्युत में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो रो है तो ये हो जाएगा आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। आर का यूनिट है ओम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई का यूनिट होता है मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया तो इसका यूनिट आता है रजिस्टिविटी का, और ओम मीटर। अगर कंडक्टिविटी को बोला जाए ना तो सिग्मा होता है 1 अपॉन रो, है ना। 1 अपॉन रो की वैल्यू होती है ये ओम इंटू मीटर। तो आप देखेंगे ना 1 बाई ओम, इसी को तो मैं बोलता हूं मो डिवाइडेड बाय मीटर। और यही मो क्या कहलाता है बेटा, सीमेंस भी तो कहलाता है ना। तो सीमेंस पर मीटर ये किसका यूनिट हो जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये कंडक्टिविटी का यूनिट होता है। सीमेंस पर मीटर कंडक्टिविटी का इकाई होता है, ठीक है ना। तो यहीं पे आपके लिए सारा मैं यूनिट भी लिख दिया कि प्रतिरोध का यूनिट होता है ओम। मैं अलग करल ले लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्रतिरोध का यूनिट होता है ओम, रजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर, कंडक्टिविटी का होता है सीमेंस पर मीटर। एकदम याद रखिएगा इसको, एक क्वेश्चन हमेशा आपके लिए आएगा। प्रतिघात का यूनिट होता है ओम, इसका यूनिट होता है सीमेंस, ससेप्टेंस का, इम्पीडेंस का यूनिट होता है ओम, एडमिटेंस का यूनिट होता है सीमेंस। मैंने सारा चीज आपको एक साथ यहाँ पर बता दिया, क्लियर है। इतने सारे चीजों में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल मैं इसका लास्ट वीडियो आपके लिए डालूंगा, क्लास नंबर 5, जो कि पूरा एसी सर्किट आपका कवर कर देगा। और उसमें आपको आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट, रेजोनेंस से लेकर सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, सबके मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो वीडियो से बने रहिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इतने बेसिक से आपको हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब में पढ़ाने वाला जल्दी कोई टेक्निकल मिलेगा नहीं, ठीक है ना। नॉन टेक सब पढ़ाते हैं बेटा, टेक्निकल के साथ जो नॉन टेक को कवर करता है ना, उसी का पेपर निकलता है, ध्यान रखिएगा। यदि आपको आज के क्लास का नोट्स चाहिए ना, तो ये है स्कैनर, आप इसको स्कैन कर लेंगे तो पूरा का पूरा आपको ये नोट्स मिल जाएगा, जो भी मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है। तो बिना किसी देरी के इसको स्कैन कर लीजिएगा, आपको सारा नोट्स भी मिल जाएगा। उसको कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। तो अच्छे से पढ़िए, जो भी डाउट होता है पूछिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।